Hi everyone, this is last class of welded connection and this is part थर्ड। और हम इसमें आज बात करेंगे मेनली एक्सेंट्रिक कनेक्शन के बारे में और प्लग और स्लॉट वेल्ड के बारे में। लेकिन उससे पहले हम कुछ बेसिक्स के बारे में देख लेते हैं। यहाँ से परमिसिबल स्ट्रेस एंड स्ट्रेंथ ऑफ द फिलेट वेल्ड। फिलेट वेल्ड जो है उसका परमिसिबल स्ट्रेस और स्ट्रेंथ कितना होता है। तो सबसे पहले तो परमिसिबल वेल्ड जो है उसको डिज़ाइन किया जाता है मिनिमम सेक्शन के लिए। मिनिमम सेक्शन कहाँ मिलेगा, तो थ्रॉट ऑफ द वेल्ड को मिनिमम सेक्शन कहते थे। थ्रॉट ऑफ द वेल्ड, जैसे कि ये इस फिगर से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि वेल्ड का थ्रॉट क्या है। ये हमारा वेल्ड का साइज था SS, और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस था ये था हमारा थ्रॉट थिकनेस। तो इसके लिए हम मेनली डिज़ाइन करते हैं फिलेट वेल्ड को। परमिसिबल स्ट्रेस इन द फिलेट वेल्ड 108 मेगापास्कल के इक्वल होता है। ओके, स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट। अब स्ट्रेंथ क्या होगा, तो परमिसिबल स्ट्रेस इनटू द इफेक्टिव एरिया। ओके, स्ट्रेंथ मीन्स मतलब उस पर लोड कितना आ सकता है। तो लोड, अब स्ट्रेस यहाँ से लिखते हैं लोड अपन एरिया, तो यहाँ से लोड हो जाएगा स्ट्रेस इनटू एरिया, वही परमिसिबल स्ट्रेस इनटू द इफेक्टिव एरिया। Permissible stress is denoted by PQ and the effective area is denoted by AE. Now AE, effective area, is the length of the weld and throat thickness of the weld. Here L is the effective length. Effective length is nothing but this is effective length. I can show you. This is our effective length. Suppose this is weld, and from here it is our effective length LE, and from here to here this is actual length L. Okay, so that's why we should consider only the effective length, not the actual length. अब यहाँ से बात करते हैं परमिसिबल स्ट्रेस इन द सी कितना से रिड्यूस करते हैं, इसके बारे में देखते हैं। परमिसिबल स्ट्रेस, ये सब कोड का है, कोडल प्रोविजन है ये सब। परमिसिबल स्ट्रेस इन द शियर एंड टेंशन आर रिड्यूस टू 80% फॉर द फील्ड वेल्ड मेड ड्यूरिंग द इरेक्शन। यदि हम वेल्डिंग को फील्ड में कर रहे हैं और उसी समय इरेक्ट कर रहे हैं फील्ड में ही, तो ये जो शियर स्ट्रेस और टेंशन में जो परमिसिबल स्ट्रेस होगा इसको 80% से घटा देंगे इन द केस ऑफ फील्ड वेल्ड। ओके, the permissible stress are induced by 25% increased by 25% if the wind and earthquake loads are taken into account। यदि हम अपने डिज़ाइन में विंड लोड को और अर्थक्वेक लोड को भी कंसीडर करें, विंड लोड एंड अर्थक्वेक लोड को भी कंसीडर करें, मीन्स लेटरल प्रेशर को भी यदि कंसीडर करें, तो परमिसिबल स्ट्रेस जो है हमारा वो इंक्रीज करते हैं 25% से। घटाते हैं कब, जब फील्ड में इरेक्ट करते हैं तो 80% से उसका परमिसिबल स्ट्रेस घटा देते हैं, और जब उसमें लेटरल लोड लाइक विंड लोड एंड अर्थक्वेक लोड लग रहा होगा तो हम उसका परमिसिबल स्ट्रेस इंक्रीज कर देते हैं 25% से। ओके, ना डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ द फिलेट वेल्ड, या इसी का दूसरा नाम है हमारा डिज़ाइन स्ट्रेंथ, सीयर स्ट्रेंथ ऑफ द फिलेट वेल्ड। जनरली हम इसको सीयर के लिए ही डिज़ाइन करते हैं फिलेट वेल्ड को। तो ये अंडरस्टूड है कि यदि हम डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ द फिलेट वेल्ड बोले तो वो उसका डिज़ाइन हम सीयर में ही लेके चलते हैं, मान के चलते हैं उसका डिज़ाइन। ओके, नाउ डिज़ाइन सीयर स्ट्रेंथ ऑफ द फिलेट वेल्ड और द डिज़ाइन सीयर स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड will be equal to permissible shear stress into the effective area. Now from here we can say that permissible shear stress, अब परमिसिबल शियर स्ट्रेस को कुछ इस तरह निकालते हैं, FU बाय √3, ये आ गया अल्टीमेट स्ट्रेस डिवाइडेड बाय √3, तो ये आ गया शियर स्ट्रेस। इसको अगर परमिसिबल में चेंज करना होगा तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करना पड़ेगा, गामा MW। तो दिस इज परमिसिबल शियर स्ट्रेस एंड द इफेक्टिव एरिया इज द नथिंग बट इफेक्टिव लेंथ इनटू द थ्रॉट थिकनेस TT, effective length of the weld and throat thickness. So we can say that from here design
strength of the fillet weld DWD will be equal to this much. This much. Now अब इसमें यहाँ एक एक पॉइंट की बात कर लेते हैं. यहाँ से हम LW is nothing but effective length of the fillet weld. It is the throat thickness. FU is the lesser of ultimate strength of the weld or parent metal. अब इसमें जो FU है अल्टीमेट स्ट्रेस वो लेंगे वेल्ड का एंड पेरेंट मेटल का. इस दोनों में से जो मिनिमम होगा उसको हम कंसीडर करेंगे FU, मिनिमम ऑफ द वेल्ड मेटल एंड द पेरेंट मेटल. इस दोनों में से पेरेंट मेटल में जो हम दो मेंबर कनेक्ट करेंगे उस दोनों मेंबर में से जो उस दोनों मेंबर का अल्टीमेट स्ट्रेस या जिस वेल्ड से हम कनेक्ट कर रहे हैं उसका अल्टीमेट स्ट्रेस, यदि दोनों में से जो मिनिमम होगा वही हम कंसीडर करेंगे अल्टीमेट स्ट्रेंथ. एंड VW इज नथिंग बट डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड और डिज़ाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड. एंड गामा MW इज द पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी. ओके, नाउ अब यहाँ से बात करते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है डिज़ाइन ऑफ द प्लग एंड स्लॉट वेल्ड. अब प्लग एंड स्लॉट वेल्ड क्या होता है? तो यदि कोई स्पेसिफिक लोड मान लेते हैं कि स्पेसिफिक लोड किसी सेक्शन पे आ रहा है 80 किलो न्यूटन, ओके, और उसको फिलेट वेल्ड सह नहीं सकता है, मीन्स कि 80 किलो न्यूटन का फिलेट वेल्ड इस भार को उठा नहीं सकता है. तो इसके फिलेट वेल्ड के अतिरिक्त जिस वेल्ड को हम बनाते हैं प्लेट में उसको कहते हैं हम प्लग एंड द स्लॉट वेल्ड. अब इसको एक एक करके बात करते हैं. तो वही इसी डेफिनेशन को हम यहाँ से देखते हैं. प्लग एंड द स्लॉट वेल्ड्स आर यूज्ड इन एडिशन टू द फिलेट वेल्ड. ये अकेले यूज़ नहीं किया जाता है, प्लग एंड स्लॉट वेल्ड अकेले यूज़ नहीं किया जाता है. इन एडिशन ये एडिशनली यूज़ किया जाता है. किसके एडिशनली यूज़ किया जाता है? ये फिलेट वेल्ड के. यूज्ड इन एडिशन टू द फिलेट वेल्ड व्हेन सफिशिएंट वेल्डिंग लेंथ इज नॉट अवेलेबल अलोंग द एज ऑफ द मेंबर. अब इस 80 किलो न्यूटन लोड को सपोज दैट कि मान लीजिए 40 सेंटीमीटर का यदि हमने फिलेट वेल्ड प्रोवाइड किया तो उसने इसे को रेजिस्ट नहीं कर पाया और हमें ज़रूरी है 20 सेंटीमीटर और एडिशनल लेंथ ऑफ द फिलेट वेल्ड की. तो क्या करेंगे हम? अब किसी तरह से मैकेनिज्म लगाएंगे कि उसमें प्लग वेल्ड या स्लॉट वेल्ड करें और ये 40 + 20 सेंटीमीटर हमारा वेल्ड का लेंथ हो जाए और ये ओवरऑल 60 सेंटीमीटर जब हमारा वेल्ड का लेंथ हो जाएगा तब ये 80 किलो न्यूटन हमारा लोड कैरी कर सकेगा. ओके, अब यहाँ से बात करते हैं स्लॉट वेल्ड के डेफिनेशन के बारे में. यहाँ से स्लॉट वेल्ड का डेफिनेशन क्या हो सकता है? स्लॉट इज ए कट इन वन ऑफ द ओवरलैपिंग मेंबर एंड द वेल्डिंग मेटल इज फिल्ड इन द स्लॉट. अब क्या कहता है? ये जो दोनों ओवरलैपिंग मेंबर है, एक ब्लैक कलर का जो है ये एक मेंबर है और ये ब्लू कलर का जो मेंबर है ये दूसरा मेंबर है. अब इस दूसरे मेंबर में एक क्या है? कट है, कट किया हुआ है, होल किया हुआ है. एंड और वेल्डिंग मेटल जो है इसमें फिल किया हुआ रहता है. अब इसमें एडिशनली है तो पहले तो ये रहेगा ही फिलेट वेल्ड, तो इसके चारों तरफ रहेगा ही. अब इस फिलेट वेल्ड के द्वारा यदि ये पी लोड रेजिस्ट नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे? इस होल एक प्लेट में होल करेंगे और इसमें वेल्ड मेटल को भर देंगे तो इससे इसका इस जॉइंट का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा. इन एडिशन टू दिस फिलेट वेल्ड ये हमने मैकेनिज्म लगाया ताकि ये लोड पी ये टोटल को रेजिस्ट कर सके. सो इफ़ द स्लॉट इज स्मॉल एंड कम्प्लीटली फिल्ड विद द वेल्ड मेटल इट इज़ नोन एज द प्लग वेल्ड. यदि ये स्लॉटिंग जो है हमारा छोटा होगा और ये कम्प्लीटली फिल्ड है ये वेल्ड मेटल से, अभी ये कम्प्लीटली फिल्ड है तो इसे हम कहेंगे प्लग वेल्ड. दिस इज नथिंग बट प्लग वेल्ड, डिफिनीशन ऑफ द प्लग वेल्ड. अब बात करते हैं यहाँ से स्लॉट वेल्ड के बारे में. तो स्लॉट वेल्ड जो है हमारा कुछ इस तरह से है, जैसे कि ये हमारा मान लीजिए कि था ये एकदम एक दूसरा ओवरलैपिंग प्लेन और ये इस पी लोड को कैरी नहीं कर सकता है तो हमने एडिशनली एक मैकेनिज्म लगाया और इसमें स्लॉटिंग कर दिया और इस स्लॉटिंग करने के कारण हमारा वेल्ड का लेंथ बढ़ गया है और इस लेंथ के बढ़ने के कारण अब ये पी फोर्स
ये जॉइंट आसानी से रेजिस्ट कर सकता है। तो ये सब वेल्ड मेटल है, ये सब वेल्डिंग किया हुआ है। अब इसमें अगर हम बात करें कि कितना लेंथ बड़ा है तो इसके बारे में मान लेते हैं कि ये लेंथ ए है तो ये भी ए हो जाएगा। अब ये तो इतना रहता है, अगर ये मान लीजिए कि लीनियर लाइन एक रहता तो ये तो रहता है, ये भी रहता है, और ये भी रहता है। एडिशनली कौन सा बढ़ा, इसके जगह मान लीजिए कि ये है, ये रखा हुआ, तो अब ये बढ़ा। मान लेते हैं कि इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ x है, तो x प्लस एक्स 2x प्लस 3x, ओके, एंड ऑल्सो दिस इज 4x। तो एडिशनल हमारा यहाँ से क्या आया, 2a प्लस 4x का अमाउंट हमारा इस टोटल वेल्ड का लेंथ हो जाएगा। यदि हम इसको अभी कंसीडर ना करें तो यदि इसका भी लेंथ हमें मालूम रहेगा तो इसका भी हम यहाँ से एडिशन कर देंगे। तो ये इसका डिफिनीशन कुछ इस तरह से है कि यदि वेल्डेड मटेरियल से पेरिफेरी पे है, इफ द ओनली पेरिफेरी ऑफ द स्लॉट इज फिलेट वेल्डेड देन इट इज नॉन एज स्लॉट वेल्ड। यदि सिर्फ पेरिफेरी जो है स्लॉटिंग का, इस जो प्लेट पे स्लॉटिंग किया है, मतलब जो एक खास प्रकार से छेद किए हैं, उस स्लॉटिंग में यदि फिलेट वेल्ड है, ये फिलेट वेल्ड है एक तरह से, तो उस वेल्ड को कहेंगे हम लोग स्लॉट वेल्ड। और यदि कोई स्मॉल कट निकाल के और उसमें पूरे का पूरा फिल कर देंगे वेल्डेड मेटल तो उसको कहेंगे हम प्लग वेल्ड। तो आई होप कि आपको ये कन्फ्यूजन प्लग वेल्ड और स्लॉट वेल्ड का दूर हो गया। कुछ स्पेसिफिकेशंस देख लेते हैं, कोडल स्पेसिफिकेशन जो कि कोड प्रोवाइड करता है प्लग वेल्ड और स्लॉट वेल्ड के लिए। तो इसमें सबसे पहला स्पेसिफिकेशन है विड्थ और द डाया ऑफ स्लॉट वेल्ड। विड्थ कब होगा, जब उस स्लॉटिंग किया हो, और डाया कब होगा, जब प्लग बिल्ड हो। ओके, विड्थ और डाया ऑफ द स्लॉट शुड नॉट बी लेस देन 3 इंटू द थिकनेस ऑफ स्लॉटिंग मेंबर। यहाँ स्लॉटिंग मेंबर कहने का मतलब है जिसमें ये स्लॉटिंग किया गया है, मतलब नंबर 2, नंबर 1 में तो ये सॉलिड मेंबर ही है, इसमें स्लॉटिंग किया हुआ है, तो इस मेंबर का थिकनेस कंसीडर करेंगे। 3 इंटू द थिकनेस ऑफ स्लॉटिंग मेंबर और 25 mm विच एवर इज ग्रेटर। इस दोनों में से जो ज़्यादा होगा उसका वो विड्थ रखेंगे, या प्लग वेल्ड के केस में उसका उतना डाया रखेंगे। Now our second specification is corner at the enclosed end should be round to a radius not less than 1.5 times the thickness of the upper plate. Upper plate means nothing but the slotting member, thickness of the slotting member. जो radius रखेंगे enclosing का वो 1.5 गुना रखेंगे thickness of the slotting member, और 12 member whichever is greater। इस दोनों में से जो ग्रेटर होगा वो राउंड पे रेडियस रखेंगे उतना कम से कम। नाउ नंबर 3 इज द डिस्टेंस बिटवीन एज ऑफ द प्लेट एंड द स्लॉट और बिटवीन द एज ऑफ द एडजेसेंट स्लॉट शुड नॉट बी लेस देन ट्वाइस द थिकनेस ऑफ द अपर प्लेट। अब ये बोलता है हमारा कुछ इस तरह से, सॉरी, कुछ इस तरह से बोलता है, ये हमने क्या कर दिया, सॉरी, वन मिनट। Just 1 minute, technical problem. Want to make this 100% so you can clearly see this. Okay, now start from here. Sorry for inconvenience. Now we are here. Distance between the edge of the plate and the slot between the edge of adjacent slot should not be less than twice the thickness of the upper plate. Okay, अब ये कहता है कि ये इस वेल्ड के बीच और इस एडजेसेंट एज के बीच जो थिकनेस होना चाहिए वो इस प्लेट के थिकनेस के 2 गुने से कम नहीं होना चाहिए, या एडजेसेंट स्लॉटिंग के बीच, इस दोनों स्लॉटिंग के बीच भी 2 गुना इस थिकनेस से कम नहीं होना चाहिए। तो वही लिखा हुआ है यहाँ
द डिस्टेंस बिटवीन द एज ऑफ द प्लेट, प्लेट के एज से एंड द स्लॉटिंग बिटवीन द एज ऑफ द एडजेसेंट स्लॉट शुड नॉट बी लेस देन ट्वाइस द थिकनेस ऑफ द अपर प्लेट। अपर प्लेट मीन्स द स्लॉटिंग प्लेट, ट्वाइस द थिकनेस ऑफ द अपर प्लेट से कम नहीं होना चाहिए। प्लग एंड द स्लॉट वेट आर डिजाइन फॉर शियर स्ट्रेस एक्टिंग ऑन द थ्रॉट। ये डिजाइन किया जाता है कि उस प्लग या स्लॉट व्हील पे शियर स्ट्रेस एक्ट कर रहा होगा उसके थ्रॉट पे, और स्ट्रेंथ जो होगा प्लग और स्लॉट व्हील का वो होगा परमिसिबल स्ट्रेस इनटू द क्रॉस सेक्शनल एरिया एज इट इज़, जिस फॉर्मूला से हम स्टील को डील करते हैं। और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्लग व्हील एंड द स्लॉट, ये भी प्लग व्हील जो है ये डू नॉट डिज़ाइन टू कैरी द लोड, ये लोड को कैरी करने के लिए डिज़ाइन नहीं किया जाता है। ओके, तो ये बात हमको ध्यान में रखना होगा ना। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हम बढ़ते हैं, एक्सेंट्रिकली लोडेड फिलेट वेल। अब एक्सेंट्रिसिटी दो प्रकार से हो सकता है। नंबर फर्स्ट, लोड नॉट लेइंग इन द प्लेन ऑफ वेल्ड। ऐसा हो सकता है कि जो लोड लाई कर रहा है वो प्लेन ऑफ द वेल्ड में लाई ना करे, और दूसरे कंडीशन में हो सकता है कि लोड लेइंग इन द प्लेन ऑफ वेल्ड, जो लोड लाई कर रहा है वो प्लेन ऑफ द वेल्ड पे लाई कर रहा है। तो यहाँ से नंबर फर्स्ट केस देखते हैं कि लोड नॉट लेइंग इन द प्लेन ऑफ वेल्ड। यहाँ से लोड जो लाई नहीं कर रहा है प्लेन ऑफ द वेल्ड पे, तो ये इसका साइड व्यू है एक तरह से, और ये इसका फ्रंट व्यू है। ओके, यहाँ पे ये लोड, सपोज दैट दिस लोड इज P अमाउंट का, एंड E इज द एक्सेंट्रिसिटी और D इज द लेंथ ऑफ द वेल्ड। और यहाँ से हम देख सकते हैं लेंथ ऑफ द वेल्ड ये D है और ये D है। जब इसके सामने से देखेंगे, ये तो इस साइड से देख रहे हैं इसीलिए एक पार्ट का बिल्डिंग दिख रहा है, जब इसको इस सामने से देखेंगे, इस सामने से, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, और इस प्रकार इस दोनों वेल्ड का लेंथ 2D हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको डील आउट करते हैं कि थिकनेस मान लेते हैं इसका T है, इसका थिकनेस जो है ये T है, थिकनेस ऑफ द वेल्ड इज नथिंग बट T, थिकनेस इज T, एंड द टोटल लेंथ ऑफ द वेल्ड ये हो जाएगा 2D। ओके, एंड वर्टिकल शियर स्ट्रेस, अब स्ट्रेस क्या होगा, लोड बाय द एरिया, एंड लोड है यहाँ W या P कह सकते हैं, W, एंड द एरिया क्या है, तो टोटल लेंथ ऑफ द वेल्ड विच इज 2D एंड थिकनेस ऑफ द थ्रॉट विच इज T। ओके, हॉरिजॉन्टल शियर स्ट्रेस ड्यू टू द बेंडिंग एट एक्सट्रीम फाइबर। ओके, अब ये शियर स्ट्रेस जो आ जाएगा ड्यू टू द बेंडिंग एंड एक्सट्रीम फाइबर पे, वो हम कुछ इस प्रकार से यहाँ से निकालते हैं। ओके, तो ये शियर स्ट्रेस ड्यू टू द बेंडिंग एट द एक्सट्रीम फाइबर, ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा M/I इंटू वाई। ये बेंडिंग फॉर्मूला से नॉर्मली हम लोग निकालते हैं कि बेंडिंग फॉर्मूला से हम लोग क्या जानते हैं, M/I बराबर सिग्मा बाय वाई। तो यही ये सिग्मा ही है, हॉरिजॉन्टल शियर स्ट्रेस है, यहाँ इस सिग्मा को दर्शाए हैं PV से, तो इसी स्ट्रेस से आया है। सिग्मा बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, M/I बराबर इंटू वाई, तो इसी से आया है, ये कन्फ्यूजन ना होना पाए आपको। और ये M जो है ये है एक तरह से मोमेंट, और इसका वैल्यू क्या होता है, लोड इंटू एक्सेंट्रिसिटी W इंटू E, और यहाँ Y का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ एक्सट्रीम फाइबर पे कह रहा है, तो इसका मान लेते हैं कि हम न्यूट्रल एक्सिस कहीं यहाँ पर है हमारा न्यूट्रल एक्सिस, ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस रहा, तो एक्सट्रीम फाइबर पे है, तो यहाँ से इसका डिस्टेंस हमारा D/2 हो जाएगा। ओके, और ये भी डिस्टेंस हमारा D/2 हो जाएगा। तो एक्सट्रीम फाइबर पे कह रहा है, तो y का वैल्यू यहाँ से D/2 कंसीडर करते हैं हम, और उसके बाद सॉल्व करते हैं, तो y विल बी इक्वल टू D/2। नाउ I अब क्या होगा, तो I उस का हो जाएगा, थिकनेस है उसका T और डेप्थ है उसका D, एक तरह से ये इस तरह से कुछ इस तरह से बना है, ये हमारा डेप्थ है D और इसका थिकनेस है T। तो ये I का वैल्यू क्या होगा, T इंटू D। अब इस न्यूट्रल एक्सिस जिसको कट कर रहा है उसका क्यूब लेते हैं, D इंटू D क्यूब, T इंटू D क्यूब बाई 12, और ये कितना है, 2 है, मीन्स दोनों साइड वेल्डेड है। यहाँ पे हम देख सकते हैं
ये दोनों साइड वेल्डेड थे, इसके लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ जो लिखेंगे आई का वैल्यू वो लिखेंगे 2 इंटू टी इंटू डी क्यू divided by the 12. Now after solving this we will get 6w into E divided by the 2 into E into D. This is nothing but PV, horizontal shear stress due to the bending at the extreme fiber. Okay, so now this is our equation. अब रिजल्टेंट जो स्ट्रेस होगा, रिजल्टेंट स्ट्रेस यहाँ से लिख लेगा, resultant stress will be equal to PR and this is equal to root under PS का स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा रिजल्टेंट स्ट्रेस। और रिजल्टेंट स्ट्रेस जो होना चाहिए परमिसिबल शियर स्ट्रेस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी ग्रेटर देन, रिजल्टेंट स्ट्रेस शुड नॉट बी ग्रेटर देन परमिसिबल शियर स्ट्रेस। परमिसिबल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, परमिसिबल से पहले ही रोक देंगे, अगर परमिसिबल के बाद भी उसको जाने देंगे तो हमारा सेक्शन या मेंबर फेल कर जाएगा ना। अब बात करते हैं यहाँ से, यदि लोड लाई कर रहा हो प्लेन ऑफ वेल्ड में, लोड लाइंग इन द प्लेन ऑफ द वेल्ड, ये हमारा लोड है पी अमाउंट का और ये लाई कर रहा है इन द प्लेन ऑफ वेल्ड, ये प्लेन ऑफ वेल्ड है और ये इसी में लाई कर रहा है। ओके, अब इसका इस वेल्डेड डायग्राम का यदि हम फ्री बॉडी डायग्राम देखें तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से CG निकल के आ जाएगा और ये रेडियस है और इस एंगल को हमने नाम दिया है थीटा। ओके, और ये इसका डेप्थ है D और विड्थ है A वेल्डेड का, और ये एक्सेंट्रिसिटी E है जो इस प्रकार से लोड से E डिस्टेंस पर एक्ट कर रहा है। ओके, अब इस लोड के कारण एक तो वर्टिकल शियर स्ट्रेस एक्ट करेगा जिसका की अमाउंट होगा लोड अपॉन एरिया, एरिया ऑफ इसका लेंथ, लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द वेल्ड यहाँ पे हो जाएगा कुछ इस प्रकार से D प्लस 2A, दिस इज A एंड दिस इज ऑल्सो A, तो D प्लस 2A लेंथ ऑफ द वेल्ड इंटू द थिकनेस ऑफ द वेल्ड। ओके, दिस इज वर्टिकल शियर स्ट्रेस। अब इस एक्सेंट्रिसिटी के कारण क्या आएगा, कुछ मोमेंट आएगा और उस मोमेंट को कहेंगे टॉर्सनल स्ट्रेस ड्यू टू द मोमेंट एट एनी पॉइंट इन द वेल्ड, और ये हमने पढ़ा था m इंटू आर बाय आई, वहाँ आई पढ़ा था और यहाँ IP मतलब पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ से देखते हैं m का वैल्यू W इंटू ई, R है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द CG ऑफ वेल्डेड कनेक्शन, ये है हमारा R का वैल्यू ये है CG से डिस्टेंस किसी खास पॉइंट का, जिस भी पॉइंट पे हम जिस पॉइंट को कंसीडर कर रहे हैं स्ट्रेस कैलकुलेशन में, और IP है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि इक्वल होता है IX प्लस IY। IX मीन्स आई एक्सिस के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, वाई एक्सिस के मोमेंट अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यदि इस दोनों का समेशन लेते हैं तो हमको पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलता है। और यहाँ से हम देखते हैं रिजल्टेंट स्ट्रेस विल बी इक्वल टू PR एंड विच इज रूट अंडर PS स्क्वायर प्लस PV स्क्वायर प्लस 2 इंटू PS इंटू PV इंटू कॉस थीटा, सेम एज जैसा कि हमने डिस्कस किया था वेल्टेड कनेक्शन में एक्सेंट्रिसिटी के केस में, तो सेम उसी तर्ज पे ये है। और ये जो रिजल्टेंट स्ट्रेस आया है ये परमिसिबल स्ट्रेस से ज़्यादा ही नहीं होना चाहिए फिलेट वेल्ड में। परमिसिबल स्ट्रेस की अगर बात करें तो ये 108 मेगापास्कल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जो कि हमें कोड ने प्रोवाइड किया है। तो दिस इज द होल लेक्चर अबाउट द वेल्डेड कनेक्शन एंड this is third part of the welded connection. 2 part is already done. Okay, I hope you have understand the lecture. If you like this lecture then do subscribe this channel. Thank you for watching the video.